बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरव के बहुत बहुत स्वागत है। अब देखो, स्वागत तो बरकरार रखना है, काल के रौरे का हमारे प्यार है कि हमेशा बनाए के रखना है नहीं। ये कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से जब प्यार बनल है कि बना के रखना है नहीं किसान भाई बहन। तो किसान भाई बहन अखन रौरव के इंतजार जानकारी है नहीं, तो जानकारी लेके आगे चलो हमने देखा थी पहले कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा स्वरूप। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। निःशुल्क कराएं तालाब की मिट्टी और पानी की जांच और बेहतर मछली उत्पादन करें। समय पर कराएं मवेशियों में टीकाकरण और गंभीर बीमारियों से बचाएं। प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड द्वारा बेहतर है कंपोस्ट निर्माण। मछली पालन के लिए बरसात का समय बेहतर माना जाता है। मत्स्य पालकों के लिए मछली के बीज तालाब में छोड़ने से पहले तालाबों की मिट्टी, पानी की जांच करा लेना बेहतर होता है। वैसे तो मछुआरों के कल्याणार्थ मत्स्य विभाग झारखंड कई तरह की योजना चलाती है, जिनमें से एक है तालाब की मिट्टी और पानी की निःशुल्क जांच करना। जिन मछली पालकों के तालाब की मछलियों की बढ़वार समय पर नहीं हो रही है, वो अन्य समस्या तालाब में है, तो वो इस योजना के तहत पानी और मिट्टी की जांच कराकर समस्या दूर कर सकते हैं और बेहतर मछली उत्पादन कर सकते हैं। बरसात के मौसम में हमारे पाले हुए मवेशियों में कई प्रकार की बीमारियों की लगने की संभावना रहती है। इस मौसम में मवेशियों में गलघोटू, लंगड़ा बुखार इत्यादि रोग प्रमुख तौर पर लगते हैं। ये रोग लग जाने की स्थिति में इलाज में बहुत कठिनाइयां आती हैं। समय पर इलाज नहीं होने से कभी कभी मवेशी की मौत भी हो जाती है। इसीलिए बेहतर है कि बीमारी लगने से पूर्व मवेशियों को इन रोगों से बचाव कर टीका लगवा दें। यदि किसी पशु के ये रोग लगा है तो उसे दूसरे पशु से अलग कर दें। पशु गृह में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करें और तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। कृषक बंधुओं, इस समय आप बोदी की फसल लगा सकते हैं। बोदी की बेहतर और गुणवत्तापूर्ण उपज पाने के लिए स्वर्ण हरिता, स्वर्ण सुफला, स्वर्ण श्वेता नामक प्रभेद अच्छी मानी जाती है। बोदी के प्रभेद रोगरोधी होते हैं। इन किस्मों की बुआई कर आप निश्चित तौर पर लाभान्वित हो सकते हैं। स्वर्ण हरिता, स्वर्ण सुफला, श्वेता ये नाम है बोदी के उन्नत प्रभेदों के। बोदी के इन प्रभेदों से 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर उचित कृषि कार्य को करके लगभग 200 से 250 क्विंटल बोदी प्राप्त किया जा सकता है। जल की समस्या से आज भी हम जूझ रहे हैं। यह समस्या समय के साथ साथ बढ़ती ही जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। कृषि विशेषज्ञ हमारे किसानों को, खासकर सब्जी उत्पादन किसानों को टपक सिंचाई प्रणाली जैसे संसाधनों को अपनाने की सलाह देते हैं, जिससे सिंचाई जल की खपत लगभग आधी होती है और उत्पादन भी अच्छा होता है। टपक सिंचाई प्रणाली द्वारा सिंचाई जल की समस्या से बहुत हद तक निजात पाया जा सकता है। कृषि विभाग समेत कृषि से संबंधित अन्य विभाग टपक सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए योग्य किसानों का सहयोग भी करती है। जैविक खेती की बढ़ती लोकप्रियता से वर्मी कंपोस्ट की मांग बढ़ी है। वर्मी कंपोस्ट ज्यादा उत्पादन आसानी से करने के लिए किसान प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड की सहायता ले सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट निर्माण के लिए आमतौर पर पक्के बेड का निर्माण कराना पड़ता है। साथ ही इसके ऊपर शेड भी बनाना पड़ता है, जिसमें खर्च तो ज्यादा लगता है। साथ ही उस स्थान का उपयोग दूसरे कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता। कम खर्च में उपलब्ध प्लास्टिक से निर्मित हल्के इस उपकरण का नाम है प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड। इस उपकरण का स्थान परिवर्तन भी किया जा सकता है और इसमें कंपोस्ट की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अब देखो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में लोगों के तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, मौसम के हाल के बारे में, मंडी भाव के बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिल है नहीं। एखन बेरा हो जाए छोटा सा विराम के, हम विराम के बाद घुर के आवा थी और उनके जानकारी देवा थी।
अरे कहाँ चल दिए? और कहाँ, डीजल लाएंगे तो पंप चलेगा, और पंप चलेगा तभी तो सिंचाई होगा। बिजली से पंप चलता था तो परेशान, डीजल से पंप चले तो परेशान। सिंचाई तो करना होगा ना, नहीं तो फसल कैसे होगा। का भैया डीजल लाने जा रहे हो? देख नहीं रहे हो? गुस्सा कह रहे हो भैया? अरे गुस्साएंगे नहीं, डीजल में इतना खर्च है, हम बहुत परेशान हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? धूप सेक रहे हैं। ये धूप बड़ा काम का है भैया। महेश भैया बिना डीजल का पंप चला रहे हैं। बिना डीजल का पंप? माने पेट्रोल से? ना, धूप से। धूप से? अच्छा। बेटा कपड़ा पसार रही है? हाँ, ये धूप निकला है ना तो सोचे पसार दे। पापा कहाँ है? वो अंदर है, जाइए ना। अरे भैया। अरे आओ आओ मुन्ना आओ, कैसे आना हुआ? अरे वो राजू कह रहा था कि तुम धूप से चला रहे हो पंप, कोई जादू है क्या? अरे जादू वादू नहीं है, ये प्रधानमंत्री कुसुम योजना है। ये क्या है? अरे इस योजना में किसानों को सोलर सिस्टम लगाया जाता है ना, जिससे पंप चलता है। इसी को कहते हैं सोलर पंप। सोलर पंप माने धूप से चलने वाला? हाँ, धूप से चलने वाला। चलो दिखलाते हैं, चलो आओ आओ मुन्ना, देखो यही है सोलर पैनल, यही बिजली बनाता है और पंप को चलाता है। ठीक है, चलो नीचे और दिखलाते हैं। चलो आओ मुन्ना, इधर आओ। ये देखो सोलर पैनल से इसमें आया बिजली। ठीक है, इसको स्टार्ट किए और सोलर पंप चालू। समझ गया? अब चलो आगे। देखो ये कुएं में लगा है सोलर पंप। ठीक है, और आगे दिखलाते हैं। ये है फर्टिलाइजर टैंक। ठीक है, इसमें खाद डाल देने से खेत में बराबर बराबर खाद मिलता है। समझा? आगे आओ। और ये देखो खेतों तक पहुंच गया पानी। हाँ? आओ। अच्छा भैया, हमको मिलेगा? अरे क्यों नहीं मिलेगा, देश के सभी किसानों को मिलेगा। हैं? चलो आओ। ये लीजिए चाचा, अपने खेत का है। पर मिलेगा कैसे? सोलर सिस्टम के कुल लागत का 10% दे करके आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अंतर्गत 500 किलोवाट से 2 मेगावाट की क्षमता तक सौर ऊर्जा पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, किसान आत्मनिर्भर बने, अपनी आय को दुगना करे, सरकार का यही उद्देश्य है। और पर्यावरण भी दूषित ना हो और अधिक बिजली उत्पाद हो तो उसे बेचकर आय भी हो जाए। पर कैसे मिलेगा, कहाँ जाना होगा? इसके लिए आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए www.pmkusum.mnre.gov.in पर जाएं या फिर अपने जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क करें। समझे चाचा? हाँ समझे। बिजली पेट्रोल डीजल से मिलेगी मुक्ति, सोलर पंप किसानों को देगी शक्ति। तो विराम कर बाद एक बार फिर से रोहन का स्वागत है। अब रोहन की इंतजार है जानकारी का, यानी हम जाना थी भाई, तो चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाती जानकारी को। आज के जो जानकारी किसान भाई बहन, वो जानकारी है कि रबी फसल में पोषक तत्व प्रबंधन है नहीं। रबी फसल में पोषक तत्व प्रबंधन, और रबी फसल करीला, लेकिन पोषक तत्व प्रबंधन करना है, इधर बारे में विशेष खास जानकारी चाहिए। तो चलो अब सीधे रोहन को लेकर चला थी और फीचर के माध्यम से इधर जानकारी की दिवाई। रबी फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन से ही फसल की बेहतर पैदावार हो सकती है। जानकार कहते हैं कि बेहतर उत्पादन के लिए मिट्टी परीक्षण के आधार पर संतुलित उर्वरक प्रबंधन जरूरी है। नाइट्रोजन की विभाजित मात्रा, बुआई के समय फास्फोरस और पोटाश और सल्फर व जिंक का उचित उपयोग करना चाहिए।
जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सबों का स्वागत है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में कृषि से जुड़ी तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी क्रम में हम आप पहुंचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर में और हमारे साथ यहाँ के वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान डॉक्टर राजन ओझा जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं रबी फसल में पोषक तत्व प्रबंधन किस तरीके से किया जाए। सर, आपको हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, जोहार सभी किसान भाई। ये पोषक तत्व के प्रबंधन खास करके अभी जो समय है, ठंडी के मौसम में रबी के का सीज़न में हम लोग मुख्य रूप से गेहूं लगाते हैं, चना लगाते हैं, मटर लगाते हैं, मसूर लगाते हैं, सरसों लगाते हैं। ये सब हम लोग के तिलहनी और दलहनी फसल हैं। तो इसमें सभी में पोषक तत्वों को लेकर के बहुत ये रहता है कि किस फसल में किस तरह के पोषक तत्वों की ज़्यादा ज़रूरत है। तो जैसे हम लोग चना मटर लगाते हैं तो उसमें शुरुआत में ही किसान भाई को ये ध्यान रखना होता है कि जैसे जनरली क्या करते हैं, DAP डाल दिए चना मटर सरसों ये सब में, तो उसको वो तो डोज हो गया। लेकिन उसके अलावा भी कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं जो कि ज़रूरी होते हैं तिलहनी और दलहनी फसल के लिए। मुख्य रूप से सल्फर का उपयोग हम सभी को ज़रूर करना चाहिए तिलहनी और दलहनी फसल में। ये अगर इसको नियमित रूप से हम लोग करेंगे तो तिलहनी फसल के में क्या होगा कि कम मात्रा में अगर सरसों ले रहे हैं तो उसमें ज़्यादा तेल निकलेंगे, अच्छे गुणवत्ता वाले तेल निकलेगा, झांस आएगा उसमें से। उसी तरह से अगर दलहनी फसल की बात आएगी तो वहाँ पे हम लोग उसमें प्रोटीन की मात्रा भरपूर मात्रा में मिलता है, इसलिए उसमें भी सल्फर को डालने की ज़रूरत है दलहनी फसल के लिए। रही बात गेहूं की, तो गेहूं की फसल के बुआई के टाइम में हम लोग मुख्य रूप से यूरिया DAP डालते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा डोज को हम लोग को स्प्लिट करके डालना चाहिए, टुकड़ों में डालना चाहिए, जो किसान भाई करते हैं। लेकिन आजकल अभी 2-4 दिन पहले कुछ फसलों में देखा गया, मुख्य रूप से गेहूं के, कि जो पीलापन आ रहा था। पोषक तत्वों से मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, गंधक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, बोरॉन, मैग्नीज, तांबा और सोडियम, कोबाल्ट, निकेल समेत अन्य पोषक तत्वों से मतलब है। अगर इनका प्रबंधन सही से करें तो खेती अच्छी होगी, पैदावार अच्छा होगा। तो पीलापन का आने का कुछ कारण ये भी हैं कि एक तो है कि आप सल्फर का उपयोग हम लोग करते हैं या यूरिया का उपयोग करते हैं, तो उसको हम लोग को समय पे डालने की ज़रूरत है। जैसे सल्फर क्या है कि ऊपरी जब पत्ते में अगर आपका पीलापन दिखाई दे रहा है, हम लोग अगर गेहूं की बात लें और ऊपरी पत्ते में अगर पीलापन दिखाई दे रहा है तो समझिए कि सल्फर की कमी के चलते हो रहा है। तो उसको भी हम लोग को वो तो निर्धारित करने के लिए हम लोग को शुरुआत में ही मिट्टी का परीक्षण करा करके उसके बाद ही उसके डोज को हम लोग डालें। ये एक बेसिक जानकारी होती है। दूसरी बात है कि अगर फसल खड़ी है उसमें पीलापन आ रहा है तो वहाँ पे हम सभी को थोड़ा सा उसका छिड़काव कर सकते हैं। छिड़काव करने से स्प्रे के रूप में अगर करेंगे तो पीलापन ख़त्म हो जाएगा। एक और मुख्य बात आते हैं कि जब पीलापन निचले पत्ते में आ रहा है, अगर गेहूं की फसल लगाए हैं और निचले पत्ते में पीलापन आ रहा है तो वहाँ पे हम सभी को ध्यान रखने की ज़रूरत है। वहाँ पे हम सभी ये ज़रूर रखें कि उसमें गेहूं मुख्य रूप से गेहूं में अगर पीलापन निचले पत्ते में आ रहा है तो 21-25 दिन के बाद बुआई के और जो पीलापन वाला महसूस किया जा रहा है तो समझिए कि निचले पत्ते में आ रहा है, तो समझिए कि यूरिया का मेरा दूसरा डोज जो किसान भाई करते हैं, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसको डाल करके हम सभी फसल को हरी भरे और अच्छी बढ़वार ला सकते हैं। तीसरी बात ये आ रहा है कि आज के चूँकि मौसम अचानक परिवर्तन हुआ है तो ये इसमें क्या हो रहा है कि पूरे मिट्टी में नमी मेंटेन रह रही है। जानकार कहते हैं कि उर्वरक देने से पहले मिट्टी की जांच जरूर करा लें ताकि पोषक तत्वों की सटीक जरूरत पता चल सके। फास्फोरस और पोटाश को बुआई के समय आधारभूत खुराक के रूप में दें। नाइट्रोजन को 2-3 बार बुआई पहली सिंचाई में बांट कर देना चाहिए, खासकर गेहूं के लिए। ज़्यादा जल्दी से सिंचाई की है तो सूख नहीं पा रहा है या जल्दी से
उसका ये नहीं हो पा रहा है। तो वो क्या हो रहा है कि ज़्यादा अगर पानी जम जा रहा है तो उसके चलते भी पीलापन महसूस किया जा रहा है। ये पीलापन होने का 2-3 कारण हैं। तो इसलिए इस फसल में मुख्य रूप से गेहूं के लिए हम अभी जो हम लोग महसूस कर रहे हैं, इसको ध्यान रखना है कि हम लोग इस पर फोकस करें और इस चीज़ों का ध्यान रख करके और उपयोग करें। कम मात्रा में सिंचाई कर रहे हैं तो हल्की मात्रा में सिंचाई करें। जैसे होता है ना, गाँव घर में बोलते हैं कि पानी को रिंगा देना, तो हल्की सिंचाई करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके फसल की जो ज़रूरत है, मिनिमम ज़रूरत है, वो भी पूरी हो जाएगी और ऊपर से आपकी फसल भी सुरक्षित हो जाएगी। मिट्टी में पोषक तत्वों के लिए तो जो बेसिक चीज़ यही है कि एक मिट्टी का सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है, मिट्टी का परीक्षण कराएं, टेस्ट कराएं। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग हमेशा तत्पर है और आप सभी मिट्टी का नमूना ले जा करके स्वतः भी जो बेसिक फंडा हैं हम लोग के द्वारा आजकल प्रशिक्षण के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से हर एक कार्यक्रम में आदमी अवगत कराना चाहता है, कराता है कि मिट्टी का परीक्षण के लिए कैसे मिट्टी का परीक्षण करें, मिट्टी के नमूने कैसे इकट्ठा करें। अब मिट्टी का नमूना ले लिए तो सबसे मुख्य चीज़ होता है, अगर जैसे ब्लड का सैंपल ऐसा नहीं है कि हम घर से खुद से ले करके और डॉक्टर के यहाँ या टेस्ट के लिए ले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए लैब में जाना ही पड़ता है, वहीं टेस्ट करके सैंपल लेते हैं और उसके बाद टेस्ट दे पाते हैं। देखिए, झारखंड की मिट्टी हम लोग की अम्लीय प्रवृत्ति की मिट्टी है, जो खटापन जिसको बोलते हैं कि जैसे नींबू है तो खटा होगा, तो ये एक इसका एक गुण और अवगुण बोले कि जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे हम लोग नींबू को बोलेंगे कि नींबू घोल करके पी लीजिए तो अच्छा रहेगा। लेकिन वही चीज़ को अगर बार बार बोलें कि 2 गिलास 3 बार या दिन भर हम पीते रहें तो वो नहीं पिया जाएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, उसका टेस्ट को उदासीन करना होता है। ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं, इसलिए मिट्टी को हम लोग जाँच कराना जरूरी होता है। तो देखो, ये जानकारी पाए कैसा लगला? ऐसा ही नहीं, अब रौरमन के इंतजार दूसरा जानकारी को, तो चलो भाई, अरे दूसरा जानकारी भी रौरमन के दिवा हुआ थी। तो दूसरा जानकारी ये किसान भाई नहीं, वो जानकारी है कि ठंड के मौसम में सुकरों की देखभाल। अब देखा कि ठंडा तो भाई बहुत जबरदस्त है नहीं, आदमी मन उठना था तो भाई पशु गरु सब तो देखे गए नहीं। तो ठंडा के मौसम में शुकर मन का देखभाल कैसे करल जाए, इकर बारे में जानकारी चाहिए। तो चलो रौरमन के हमारे के विशेषज्ञ साहब हैं, उनका पास ले चला थी जानकारी को दिवा दुआ थी। नमस्कार जोहार दर्शकों, मैं सनी कृषि दर्शन के आज के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पशु चिकित्सक एवं पशुपालन महाविद्यालय रांची में और हमारे साथ मौजूद है यहाँ के पशु चिकित्सक डॉक्टर रविंद्र कुमार सर। आज हम बात करेंगे कि सुकरों की देखभाल किस तरह से करें। झारखंड में सूकर पालन एक बहुत ही लाभदायक व्यवसाय है और हमारे बहुत से किसान भाई चाहे ग्रामीण परिक्षेत्र से आते हों या फिर शहरी क्षेत्र से आते हों, सूकर पालन कर रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। के मौसम को देखते हुए सूकर पालन में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। कभी कभी सूकर पालन में भी किसानों को नुकसान हो जाता है, उससे बचने के लिए विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। सर्वप्रथम है कि जो का मौसम है उसके हिसाब से सूकर पालन का आवास व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था, बीमारियों से बचाव, अच्छे नस्ल का पालन, ये सब बहुत ही ज़रूरी है। तो सर्वप्रथम नस्ल जो झारसुक नस्ल है, हमारे किसानों को इसका पालन करना चाहिए। झारसुक नस्ल बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा ईजाद किया गया है और ये संकर नस्ल है। इसमें देसी और विदेशी दोनों को मिला करके बनाया गया है। बढ़ने की क्षमता, बच्चा देने की क्षमता, उत्पादन क्षमता ये देसी की तुलना में काफ़ी अधिक होती है और जो किसान देसी की जगह इसको झारसुक नस्ल के सूकर को पाल रहे हैं तो उसको आप समझेंगे कि लगभग 3 गुना ज़्यादा उनको फ़ायदा होता है। तो इस तरह से झारसुक नस्ल चूँकि ये काले रंग का होता है और झारखंड में इसकी मांग ज़्यादा है, इसलिए भी ये नस्ल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और हमारे किसान बड़ी संख्या में झारसुक नस्ल का पालन कर रहे हैं। दूसरा चीज़ है कि मौसम के आसपास अभी जो सूकर पालन कर रहे हैं, आवास व्यवस्था बहुत ही ज़रूरी है। ज़्यादातर जो सूकर पालन करते हैं सूकर पालक, उसमें आवास देखते हैं गंदगी होती है, कीचड़ हो जाते हैं और उससे सूकरों में बीमारियां होने की संभावना होती है। तो सूकर पालन अब जो व्यवसाय है काफ़ी फ़ायदेमंद है किसानों के लिए, इसलिए आवास भी साफ़ सुथरा और स्वच्छ रखना होगा जिससे किसान को ज़्यादा फ़ायदा हो और देखने में अच्छा लगे। और सूकर पालन में लोग करते हैं जिसमें कहते हैं कि ये गंदा पशु
पशु है या फिर गंदगी होती है, बदबू आती है, अगर आप साफ़ सफाई आवास रखेंगे तो किसी प्रकार की बदबू सुकर फार्म से नहीं आएगी। तो आप साफ़ सफाई रखें, कोशिश करें कि जो फर्श है बिल्कुल सूखा हो, और सूकरों को डेली नहलाना बहुत ज़रूरी है। सूकर भी बहुत साफ़ सुथरा जानवर होता है, प्रतिदिन उसको पानी से, पाइप से या बाल्टी में पानी लेकर आप उसको नहलाएंगे तो उसमें चर्म रोग जो होने वाली समस्या का भी निदान होता है। ये चर्म रोग जो सूकरों में होता है वो नहीं होता है। तो इस तरह से साफ़ सफाई करें। खाने के लिए जो है बिल्कुल स्वच्छ और फ्रेश दाना देना चाहिए, और पीने के लिए स्वच्छ पानी इस समय सूकरों को देना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आवास बिल्कुल वेंटिलेटेड होना चाहिए। जो सूकर पालन के लिए जो आवास बनाते हैं हवादार होना चाहिए। जितना ज़्यादा खुला होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि सूकर जो है गर्मी से वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और कोशिश करना चाहिए सूकर को गर्मी से बचाना है। और उसको जो वातावरण का तापमान है लगभग आप कोशिश करें कि 25 डिग्री के आसपास रहे। इसके लिए गर्मी का मौसम है या बारिश हो रही है, उस हिसाब से आप उसको प्रोटेक्ट करें, उस तरह से आवास को ठीक ठाक करें कि किसी तरह से सूकरों को नुकसान नहीं हो और स्वच्छ और साफ वातावरण मिले, उचित जो है कि तापमान आवास के अंदर सूकरों को मिले। खान पान एक बड़ा चीज़ है सूकर पालन में, और देखा जाता है कि सूकर पालन का लगभग 70% जो खर्च होता है खाने पे खर्च होता है। तो ये खान पान की समस्या सूकर पालकों के बीच होती है, क्योंकि खाना महंगे दरों में मिलता है, और बहुत सारे जो सूकर पालक हैं होटलों की जूठन सामग्री पे भी रखते हैं या बेकार खाद्य पदार्थ खिला कर रखते हैं। लेकिन अभी ज़्यादातर जो सूकर पालक जो अभी नया शुरू कर रहे हैं और जो बड़े स्तर पे सूकर पालन कर रहे हैं वो दाना मिश्रण भी देते हैं। तो दाना मिश्रण इस समय बिल्कुल साफ़ और स्वच्छ और फ्रेश दाना देना चाहिए। खास करके दाना को ज़्यादा दिन तक भंडारण नहीं करें, साफ़ और स्वच्छ और फ्रेश खाना ला करके सूकरों को खिलाने के लिए दें। प्रति सूकर जो हम लोग दाना देते हैं वयस्क सूकर को 2 से 2.5 किलो प्रतिदिन, और जो छोटे बच्चे होते हैं लगभग आधा से 1 किलो या 1.5 किलो वजन के हिसाब से दाना मिश्रण दिया जाता है। बेकार खाद्य पदार्थ जो किसान खिलाते हैं वो कोशिश करें कि वो फ्रेश हो। होटल की भी जूठन सामग्री अगर होते हैं, होटल वेस्टेज लाते हैं या हड़िया मेरा पिलाते हैं, या एग्रीकल्चर का जो बेकार खाद्य पदार्थ होता है, सब्जियां हैं, घास है, ये सब खिला रहे हैं, तो आप कोशिश करें बिल्कुल फ्रेश हो, साफ़ हो, और उसको साफ़ सुथरा ला करके और किसानों को हमारे जो सूकरों को खिलाने के लिए उसको दें। साथ ही साथ अगर आपने होटल के जूठन सामग्री आपने ला कर खिला रहा है तो आप कोशिश करें कि पहले उसको बॉयल कर दें। बॉयल करने के बाद उसको ठंडा करें, फिर उसको हमारे सूकरों को खिलाने के लिए आप उसको देंगे तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। साथ ही साथ जो है कि इस समय सूकर पालन में बरसात के मौसम में या अभी का जो मौसम है उसमें बीमारियाँ होने की भी संभावना अधिक होती है। बीमारियाँ इसमें मुख्य रूप से जो सूकर में ऐसे तो ज़्यादा बीमारियां होती नहीं हैं, लेकिन इसमें एक बीमारी है जो विषाणु जनित रोग है, उसका नाम है स्वाइन फीवर, हिंदी में सूकर ज्वर बोलते हैं। और ये जो स्वाइन फीवर है इसमें सूकरों में शरीर का तापमान काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। सूकर जो है अचानक मरने लगते हैं, तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है, तेज़ी से सूकरों में एक से दूसरे सूकर में बीमारी फैलती है और बहुत प्रभावित होते हैं, और इसकी मृत्यु दर लगभग 90% से ज़्यादा है। मतलब कोई अगर 100 सूकर रख रहा है, अगर बीमारी आ गया तो 90-95 सूकरों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसका बचाव बहुत ही आसान है। आप स्वाइन फीवर का टीका जो बाज़ार में उपलब्ध है, पशु जो आपके हॉस्पिटल हैं उसमें भी ये उपलब्ध है, झारखंड सरकार के द्वारा भी उपलब्ध कराया जा रहा है। तो वो टीका लेकर आप साल में एक बार अवश्य लगाएं, और पहला टीका 2 महीने की उम्र में लगाते हैं, उसके बाद आप 6-6 महीने में भी लगा सकते हैं, या साल में एक बार कम से कम आप लगा दें। और कोशिश करें गर्मी बरसात से पहले एक बार इसका टीकाकरण कर दें, तो इस बीमारी से जो बीमारी का प्रकोप होता है इससे निजात मिलेगा, और जो मास मोर्टलिटी होती है, बहुत ज़्यादा सूकरों की मृत्यु होती है, उससे बचाव कर सकते हैं। कभी कभी इसमें बरसात के मौसम में देखा जाता है कि बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी का प्रकोप बहुत ही अधिक होता है। पेट में कृमि हो जाती है जिससे सूकर में बढ़ने की क्षमता, बच्चा देने की क्षमता इसमें कमी हो जाती है। बाह्य परजीवी होता है जिसमें किलनी, पिस्सू या जो कृमि होते हैं वो उसके शरीर पे चिपके रहते हैं, तो इससे वो खून भी चूसता है और बहुत सारी बीमारियों के वाहक होते हैं, और सूकर जो है कमज़ोर भी हो जाते हैं। तो इसके लिए नियमित रूप से कृमिनाशक दवा दें। हर 3 से 4 महीने में एक बार अपने सूकरों को कृमिनाशक दवा अवश्य दे दें। इसमें एल्बेंडाजोल या फेनबेंडाजोल दे सकते हैं। तो देखो आज जो जानकारी मिला है नहीं है,
इसीलिए तो भाई और उनका हमेशा कही लग रहा है, देखो रोटी को जानकारी है कि हमारे को जानकारी चाहिए तो पता के लिखना जरूरी है नहीं है। कागज फोल्टन निकलाओ, पता के लिखवा दो। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातुर रांची और पिन कोड संख्या है 834001। तो आज नॉर्मल मनोज वर्मा की इजाजत दो, वकील यह दीना और यह बेरा नवा जानकारी चाह और उपस्थित हुआ। तब तक इजाजत दो, नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।